यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध की। तो यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला आज 7वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव और खार्किव समेत कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। आज सुबह रूसी पैराट्रूपर्स ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला किया। रूसी सेना ने खेरसोन शहर पर भी कब्जा कर लिया है। इसके पहले मंगलवार रात रूसी फोर्सेज ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबी नेयार हेलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया। सैन्य कार्रवाई से इतर यूएन में रूस को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जैसे ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बोलना शुरू किया, लगभग 100 डिप्लोमेट्स ने वॉकआउट कर लिया। तो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही है वो विध्वंसकारी तस्वीरें हैं जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान देखी गई। अब ऐसे में तस्वीर लगातार और भी ज्यादा भयावह होती जा रही है क्योंकि युद्ध और भी ज्यादा तीव्र होता जा रहा है। तो वहीं रूस की ओर से हमले तेज हो गए हैं। जहां रूस की ओर से पहले रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जा रहा था, तो अब रूस लगातार रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। वहीं ये तस्वीर देखिए, लोग किस तरीके से मजबूर है अपने घरों को छोड़ने को। तो वहीं ये वो बिल्डिंग जिससे पहले बेहद खूबसूरत होगी, पर जैसे इस पर ब्लास्ट होता है उसके बाद ये तबाही की तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कितना बड़ा ब्लास्ट इस बिल्डिंग में होता है और उसके बाद पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में नजर आती है। तो वहीं लोग इतर बितर भागते हुए अपनी जान को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं लगातार युद्ध की जो तस्वीरें सामने आई, तो उसी दौरान हमने देखा कि रूस की ओर से वैक्यूम बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम बॉम्ब वो बॉम्ब है जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है तो आदमी भाप में तब्दील हो जाता है। ऐसे बॉम्ब का भी रूस ने इस्तेमाल किया है। अब इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञ सीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। तो जनरल सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से युद्ध की स्थिति वहां पर बनी हुई है रूस और यूक्रेन में, किस नजरिए से सबसे पहले आप पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? जी, जो रूस का यूक्रेन के अंदर जो अटैक हुआ है और जिस तरह उन्होंने शुरू में काफी अच्छी प्रोग्रेस करी थी, क्योंकि यूक्रेन जो है वो आश्चर्यचकित हो गया था, सरप्राइज हो गया था। और मैं समझता हूँ अभी भी रूस की जो गोलाबारी है, इतना बड़ा कंट्री है और उसके जो मेन ठिकाने हैं उनको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनकी प्रोग्रेस अभी तक ऑपरेशंस की ठीक है और जितनी मॉडर्न वेपनरी है वो रूस जरूर इस्तेमाल करेगा इस युद्ध में, जिससे कि उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्षमता है, उसको भी मापा जा सके। अभी तो जो एरे ऑफ वेपन सिस्टम है, जितने अच्छे नए हथियार हैं रूस के पास में बड़े बड़े, अभी तक उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए हैं। बिल्कुल। सीपी सिंह जी, एक सवाल मेरा ये भी है, अगर हम आम आवाम की ओर देखते हैं तो जहां एक और यूक्रेन के चाहे सितारे हों, खिलाड़ी हों, वो सब लोग युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो वहीं अगर हम बात करते हैं रूस की आवाम की, तो वहां की जो आम जनता है, कई जो करोड़पति है, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष में है क्योंकि लगातार उनको भी भारी नुकसान आर्थिक तौर पर हो रहा है। देखिए उर्वशी जी, ये जो रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं और जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वर्ल्ड के, ये सब वेस्ट के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। तो जो रिपोर्ट आ रही है वो वेस्ट का परिप्रेक्ष्य, नाटो का एक नाटो के एंगल से इस युद्ध को देखते हुए वो रशिया को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि पुतिन के साथ उनकी जनता नहीं है और यूक्रेन वाले तो बहुत सब साथ में है। बहुत अच्छी बात है, यूक्रेन के सब लोग साथ में हैं, लेकिन एक अनऑर्गेनाइज तरीके से लास्ट मिनट में सबको हथियार दे देने से कोई युद्ध नहीं होता। युद्ध एक सोची समझी रणनीति से और ट्रेंड सोल्जर्स के द्वारा ही उसको जीता जाता है। ऐसे वो अपनी थोड़ी बहुत रक्षा कर पाएंगे, ठीक है, मरने से पहले 2 आदमियों को एक मार देगा, लेकिन ये खुलेआम जो हथियार बांट रहे हैं और यूक्रेन के लोग अपनी रक्षा के लिए उतर पड़े हैं, वो तो लास्ट डिच अटेम्प्ट है उनका। मतलब ये स्थिति तब आती है जब कंट्री बिल्कुल खत्म होने वाला है कि आम नागरिक भी एक हथियार लेके 4 गोली चलाने के लिए तैयार होता है जी। और दूसरी तरफ जहाँ तक रूस के सवाल है, ये वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको तकलीफ तो होगी। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उसको रशिया के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होगा। तो जो बिजनेस वाला तो कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जब पुतिन ने ये डिसीजन लिया है कि हमें ये इस पे अटैक करना है यूक्रेन पे,
तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपने देश को अपने पक्ष में किया होगा और सबकी सहमति से अपना देश उनके साथ है और उन्होंने ये युद्ध शुरू किया है। तो छोटे मोटे विद्रोह तो सभी कंट्रियों में होते हैं और रूस में भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सीपी सिंह जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, कल जिस तरीके से रूस की ओर से वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया तो उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि ये एकदम युद्ध के नियमों के खिलाफ है। हाँ, ये सही बात है कि ये नियम के खिलाफ है। और वैक्यूम बॉम्ब में क्या होता है कि वो उस एरिया की पूरी ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो जो लोग फिजिकली उससे डैमेज ना भी हों उनके बिल्कुल सांस रुक जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान आसपास के एरिया में, मतलब जीव जंतुओं की, मानव की जो भी सांस लेने वाली चीजें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। तो ये मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब युद्ध होता है ना, वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब युद्ध होता है तो फिर हम अपनी सभी तरह की ताकतों का प्रयोग करते हैं। और शायद रूस ने एक ट्रेलर दिया है कि यदि जल्दी यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले तो ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और लगातार रूस ये भी धमकी दे रहा है कि परमाणु शक्ति जो उसके पास है, क्योंकि बहुत ज्यादा परमाणु शक्ति से संपन्न देश रूस है, तो ऐसे में जल्दी अगर यूक्रेन नहीं झुकता है रूस के आगे तो इससे भी बड़े धमाके के लिए यूक्रेन तैयार रहे। जी, रूस धमकी दे रहा है, लेकिन अगर परमाणु युद्ध होता है तो पूरी मानव जाति, पूरा विश्व, बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितने भयानक परिणाम होंगे। एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये इंटरपोलेट करके बताया है कि यदि न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाएगी और आने वाले 100 साल तक जो उसका कहर चलता रहेगा और फिर से एक पूरी दुनिया खत्म होके फिर से एक नई दुनिया निकलेगी। तो बहुत ही भयानक परिणाम होंगे और मैं समझता हूँ कि हम न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंचेंगे और युद्ध पहले ही बातचीत के द्वारा, समझौते के द्वारा समाप्त हो जाएगा। मेरी ऐसी उम्मीद है। चलिए सीपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो तमाम स्थितियां भी रूस की ओर से पैदा की जा रही है यूक्रेन में, जो बेहद तनावपूर्ण है। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, लगातार फर्स्ट इंडिया पर आप तमाम वो जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए जानना बेहद जरूरी है, और साथ ही भारत पे भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रूस यूक्रेन युद्ध का देखने को मिल रहा है। आयुषी जी, ऐसा है कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और नाटो से प्रभावित देश एक तरफ होके इस युद्ध की भर्त्सना कर रहे हैं, वहीं रूस के जो मित्र हैं वो रूस की तरफ है और हमारा देश भारत अब तक गुट निरपेक्ष बना हुआ है, न रूस की तरफदारी कर रहा है न यूक्रेन के खिलाफ जा रहा है। परंतु इस समय यूक्रेन की हालत खराब है। तकरीबन 80 से 85% लोग कीव को छोड़कर जा चुके हैं। जो लोग कीव में हैं वो केवल वो लोग हैं जो कि या तो किसी मजबूरी से जा नहीं सके या एसेंशियल सर्विसेज को वहां बैन कर रहे हैं, जैसे लाइट है, पानी है, कोई और मेडिकल सेवाएं हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि अपने देश के लिए हथियार उठाकर युद्ध कर रहे हैं और सेना के साथ। इसके अलावा 80 से 85% आम जनता कीव को खाली कर जा चुकी है। इसमें जितनी जल्दी आज की तारीख में अगर कीव और रशिया किसी समझौते पर पहुंचे, और ये कीव को सोचना चाहिए कि नाटो, अमेरिका, कोई भी पश्चिम देश उसकी बदहाली के लिए और उसमें विध्वंस होने के लिए जिम्मेदारी नहीं लेगा। अपने लोगों को बचाने के लिए और अपने शहरों की खूबसूरती बचाने के लिए उसे जल्दी ही रूस के साथ कोई समझौता कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जेटली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो तमाम वो जानकारियां इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं जो स्थितियां बता रही है कि कितनी भयावह, कितनी भयानक स्थिति इस वक्त यूक्रेन में बनी हुई है। तस्वीरें जरा देखिए, विध्वंसकारी ये तस्वीरें हैं